हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट पे आपका स्वागत है जी। तो आज हम अपनी लास्ट प्रश्नावली 4.5 जो एमपी बोर्ड के नज़रिए से आपको दिख रही है, बेसिकली उसको वो 4.6 है। तो मैं एमपी बोर्ड के मैथमेटिक्स को देखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर उसको हम 4.5 ही कहेंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये 4.5 पूरी कंप्लीट करके दूँ, चाहे फिर भले ही हमको आज 1 से 2 घंटे या 2.5 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, तो मैं आपको आज ये पूरी कंप्लीट करके देता हूँ। और ज़्यादातर सवाल एक से ही हैं, तो मैं कुछ सवालों को तो समझा दूंगा और बच्चे कुछ सवाल हैं वो आप स्वयं करते रहना, ठीक है क्या जी। और यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसमें आपकी कोई हानि नहीं है और मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ उससे थोड़ा मेरे दिल को भी सुकून मिल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए सुनिए। तो 4 पॉइंट जो अपना 5 है उसमें एक सवाल दिया था, देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप से वर्गीकरण कीजिए, है ना। तो ये कुछ इक्वेशन दे रखी है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, उस टाइप की है, और इसको हमको समीकरण निकाय के रूप में सॉल्व करना है, वो भी आव्यूह विधि के अंतर्गत। तो आइए मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, है ना। सुनिए। तो समीकरण निकाय को, निकाय माने एक सिस्टम होता है। समीकरण, रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और इस फॉर्मेट का आपका रहता है। तो सुनिए आप, तो हमने कक्षा 10 के अंतर्गत जो समीकरण पढ़ा था वो कुछ इस फॉर्मेट से था कि पहला पढ़ा हमने, सॉरी यार, मैं क्लास 10th के बेसिस पर ले रहा हूँ, हालांकि आपको सब मालूम है, थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा बस, कि a1x प्लस v1y प्लस c1 इजकल टू 0 एक रैखिक समीकरण है। दूसरा ले लिया मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस c1 c2 को उधर ले लूंगा, उस फॉर्मेट में रख देता हूँ। C1 C2 को मैं इधर रख लो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और उधर रख लो तो अपना समीकरण एक स्पष्ट दिखाई देता है। तो मैं उनको अभी उधर रख लेता हूँ। तो ये अपना C1 और C2, इस प्रकार से हमारा एक रैखिक समीकरण होता था। रैखिक का मतलब ये होता है कि चर की घात कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यहाँ चर दो है, x और y, दो चर हैं, और x की भी पावर एक है और y की भी पावर एक है। इसलिए हमको इसलिए हम किस नाम से जानते हैं, रैखिक समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। तो जब ऐसा समीकरण बनता था उस केस में हमने 3 केस पढ़े थे। नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट पढ़ा था कि केस नंबर हमने फर्स्ट पढ़ा था इसमें कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होता है। इस प्रकार से अगर दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, इस प्रकार से दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं तो उस केस में हमने पढ़ा था, कंडीशन पढ़ी थी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना। और इस केस में हम बोलते थे कि एक अद्वितीय, एक अद्वितीय हल होगा, है ना। पहला केस ये था अपना। दूसरा केस क्या था कि रेखाएं समपाती हैं, और समपाती का मतलब होता है इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती थी, इसकी कंडीशन अपनी थी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसा इसको क्यों क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मान लो जो
पहले वाले में देखिए कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इसका एक ही हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, है ना। अब यहां पर मैं समझाता हूं कि एक रेखा है, मैंने कहा इसी रेखा के ऊपर एक और दूसरी रेखा है, मैंने यूं खींच दी, तो इस रेखा पर तो अनंत बिंदु हैं ऐसे, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि इस केस में कंडीशन तो हम लगाते हैं ये वाली और लिखते हैं अनंत अनेक हल होते हैं। क्या लिखते हैं? अनंत, एक सेकेंड, अनंत अनेक हल होंगे। तो जब भी हमको ऐसा मिलता है, रेखाएं संपाती होती हैं, इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। मैं लिख देता हूं, चलो, रेखाएं कैसी हैं इधर, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसमें रेखाएं संपाती हैं, ठीक है जी। तो अब थर्ड नंबर वाला आता था अपना, इसमें एक और पढ़ा था हमने, नंबर थर्ड, समांतर रेखाएं, है ना। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटें, समांतर रेखाएं। ये पीछे का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, यहां से मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। तो ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के केस में हमने पढ़ा, कंडीशन क्या पढ़ी थी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। यहां क्या लिखते थे अपन? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक, ऐसा हमने पढ़ा था। अब ध्यान से सुनिए, तो यहां पर देखो, यहां पर तो कोई हल ही नहीं है, तो इस केस को तो जाने दो। तो जब जब ऐसी कंडीशन बनती थी तो हम यहाँ संगत बोलते थे, ऐसी कंडीशन है तब भी हम संगत बोलते थे। तो इन दोनों केसों में संगत बोलते थे, है ना। अब इसको मैं अगर आगे इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान से देखता हूं मैं, तो A1 मैं पहले चैप्टर स्टार्ट किया था, बताया था, है ना, A1 B2 बराबर नहीं है A2 और B1, इसको इधर लाओ, तो A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0। अब हमारी जो ये कंडीशन निकल के आई ये वाली, और यदि हमारे पास कोई 2 × 2 की एक मैट्रिक्स दी होती है, जैसे मान लो A है, A कोई आव्यूह दिया है, मैं मान लेता हूं ऐसा कि A कोई आव्यूह है और इसके एलिमेंट है A1, ऐसे मान लेता हूं A1 A2 B1 और B2, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है जी। अब मैं कहूंगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या है। तो इस कंडीशन क्या है कि A1 क्रॉस डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसका, ऐसे A1 B2 माइनस A2 और B1, ठीक है जी। तो हमारा ये केस निकला। तो ये केस था, ये किसके बराबर था? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटरमिनेंट है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। तो हमारा कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर यही हमारा 0 के बराबर हो गया तो फिर कोई हल नहीं होगा। तो इन दोनों केस में हमको ए वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। अब ध्यान से सुनो, अब आते हैं, तो इस ऐसे केस में तो हमको देखना है, तो पहले वाले केस में क्या कहेगा, अगर ए की वैल्यू बराबर नहीं है 0 के तो क्या होगा? संगत होगा। समीकरण निकाय है ना, इसमें भी क्या होगा? संगत होगा। क्यों? हल निकल तो रहा है ना। इसमें भी क्या होगा? संगत होगा। इसमें क्या होगा? अगर ऐसी केस बनती है तो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, है ना। ये हमने कक्षा 10 की बात की। चलिए आइए यहां पर अब हम देखते हैं, अगर कोई हमारे पास एक समीकरण दे रखा है,
इक्वेशन दे रखी है और फिर उसको हम आरबी फॉर्मेट से कैसे करेंगे वो देख मैं आपको बताता हूँ। मान लेता हूँ कि 2x प्लस की 3y इजकल टू 5 दे रखी है ना। दूसरा है x माइनस y इजकल टू 2 दे रखा है। तो अब मैं कहता हूं कि इस वाले समीकरण को हमको आरबी विधि से सॉल्व करना है। तो आरबी विधि से सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक आरबी ए मान लेता हूं और पहले वाले इस आरबी के अंतर्गत केवल x और y के गुणांक रखे जाएंगे, है ना। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ 2, y गुणांक क्या है 3, नीचे आओ x का गुणांक क्या है 1, इधर y गुणांक क्या है -1। अब दूसरे नंबर पर मैं जो आरबी रखूंगा कैपिटल X, इसके अंतर्गत मैं चर रखूंगा और वो भी स्तंभ के फॉर्मेट में। तो चर कितने हैं, केवल हमारे दो हैं, कौन कौन से, x और y। तीसरा मैं जो मैट्रिक्स मानूंगा B, उसमें मैं जो अचर वाले नंबर हैं 5 और 2, इस प्रकार से ये हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। ध्यान रखें कि जब भी हमको इस प्रकार से इक्वेशन दी हो और उसे आरबी विधि से सॉल्व करना हो तो हम उसको इस फॉर्मेट में रखेंगे। अब यहां से हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है कि a का मल्टीप्लाई यदि x से करें, ax बराबर b, और यदि मैं आरबी x के बारे में चर्चा करूं तो फॉर्मूला बनाना a इनवर्स और b। दोनों पक्षों में ऐसा लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में a इनवर्स का क्या दिया गया है, सॉरी ए इनवर्स का गुणा किया गया है ना, वो भी लेफ्ट हैंड में, तभी तो ये बी के लेफ्ट हैंड में आया, ऐसा इसमें लिख देना। तो इस बात का ध्यान रखें कि अब ये जो नंबर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये समीकरण दिखाया ए एक्स इजक्वल टू बी, वो दरअसल एक प्रकार से आपका यही है। कैसे, आइए मैं इसको बताता हूँ आपको, है ना। तो जब भी, पहले एक बात मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस प्रकार से दिया गया हो कोई भी इक्वेशन और उसको कहा गया हो कि आप भी विधि से सॉल्व कीजिए। अब मैंने ये दो चर वाली ली है एक्स और वाई, अगर तीन चर वाली होती तब भी मैं इसको कैसे बना लेता कि ए, तो तीन चर के जो भी अवयव होते तो मैं उनको तीन में बना लेता, जैसे 3 4 5 ऐसे, है ना, 3 2 1, 3 1 4। और मैं उस x के अंतर्गत अगर वो तीन चर है तो मैं तीन चर लिख लेता, जैसे कि x y और z, लेकिन स्तंभ में ही लिखना है ना। क्यों, मैं उसका लॉजिक अभी बताता हूँ। तो b वाले में भी कितने होते, तीन, इसमें भी होते तीन। तो तीन क्या होते, कुछ भी लिखो, 2 0 4, कुछ इस प्रकार से ये आपका 3 × 3 का होता तो बनता। हालांकि आगे प्रश्नों में आएगा, मैं बताऊंगा, आपको घबराने की ज्यादा बात, टेंशन नहीं लेने का है ज्यादा। ठीक, तो इस प्रकार से, तो ये 3 × 3 का मैं बता देता हूं, आप 2 × 2 के बारे में चर्चा कीजिए बस केवल, है ना। सुनिए अब, तो अब हमको ये वाला फॉर्मूला है जो, इस वाले फॉर्मूले से हमको x और y के मान निकालने होते हैं आरबी विधि के अंतर्गत। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से ये कैसे बना। आइए, a, तो a वाले नंबर को मैं लिखता हूं, तो सबसे पहले मैं a लिख लेता हूं। a वाला क्या है, a वाला नंबर क्या है, a 2 3 1 -1, ठीक है। इसके बाजू में कौन रखा है, x, x आप भी क्या अपना ये है x y इजिकल टू b, क्या है अपना, अब भी है 5,2। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मैंने ये रूप बनाया है, ये रूप दरअसल ये ही है, इसका ही ये क्या बना दिया है मैंने, परिवर्तित रूप बना दिया है। यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं तो वापस से वही फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए कैसे, फिर हम आप अपनी प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं, तो 2 का गुणा x से करो पहले, तो 2x। अब 3 का गुणा किससे करेंगे, y से, तो प्लस का 3y। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा, 1 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा x, -1 का गुणा 22 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y, और ये हमारा अभी बन गया इजकल टू, इधर क्या है 5 है और 2 है। अब इस प्रकार से लिखा होता है तो आपको मालूम है कि हम तुलना करेंगे, क्योंकि ये जो आरबी दिख रहा है वो 1 × 1 है, ये भी 1 × 1 है।
तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो ये क्या बनेगा कि 2x प्लस की 3y इजिकल टू क्या बनेगा 5, और नीचे x माइनस की y इजिकल टू क्या बनेगा 2। देखा, इसलिए मैंने इस वाले समीकरण को मैंने इस फॉर्मेट में रखा जो कि आबी विधि के लिए हमको तैयार करना था। ठीक, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि जब भी हमको अगर 2 इंटू 2 का दिया होगा तो हम डायरेक्ट ये निकालेंगे, है ना। अब इसमें भी दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ए इनवर्स से एक आई बन जाता है, आई एक होता है तो एक्स बनता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बात आती है ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। इतना हम निकालते हैं, ए इनवर्स के पास रखते हैं और उसका बी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा एक्स जो भी है आ जाएगा। ठीक, ओके जी, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो हमको फिलहाल इसका पूरा जो उद्देश्य था वो है ये फॉर्मूला, है ना। संगत असंगत वाले केस में हम ये वाला केस का इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारा डिटरमिनेंट ए अगर बराबर नहीं है जीरो के तो वो है संगत, और अगर बराबर है जीरो के तो क्या, मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा। ठीक, चलिए, तो चलिए मैं चलता हूं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। कुछ नहीं करना है, केवल हमको पहचानना है कि संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले इसको किस रूप में बदलना पड़ेगा, आव्यूह विधि के रूप में बदलना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको बदलता हूं आव्यूह के रूप में। तो यहां मैं देखता हूं, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए बनाऊंगा। तो मैट्रिक्स ए बनाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, केवल एक्स बाई के गुणांक लिखने पड़ेंगे। तो एक्स का गुणांक 1, इस बाई का गुणांक 2, इस एक्स का गुणांक 2 है, इस बाई का गुणांक क्या है 3। मैंने ये मैट्रिक्स ए बनाया। ठीक, अब मैं लिखूंगा एक्स। तो एक्स हमारा चर को बताता है, कितने चर हैं इसमें, और वो भी स्तंभ रूप में बनाना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि स्तंभ रूप में से ही हमने उसको बना के समीकरण अपना निकाला था। तो इसमें दो चर हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई, जी स्मॉल फॉर्म में लिखे। और अपना बी लास्ट वाला जो होता है वही बी है, अचर 2,3। इसको हमने ये आव्यूह फॉर्मेट में बदल दिया। अब वो कह रहा है कि संगत है कि असंगत है, आइए इस पर हम और डिटेल चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर नहीं होगा जीरो के तो संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत। ठीक, कंडीशन नंबर 2, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इजकल टू जीरो हो, अगर वो कह रहा है कि अगर कहीं डिटरमिनेंट साढ़े ए अगर जीरो के बराबर हो गया तो क्या करेंगे। तो उस केस में अब हमको और ध्यान रखना है कि हम इसमें ए वाला पॉइंट हम देखेंगे। अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो भी आएगा वो फिर बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। ठीक, आ रही बात समझ में, कि यदि मोड ए की वैल्यू या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो फिर हमको दूसरे केस में क्या देखने की आवश्यकता है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। उस केस में तो ये क्या कहलाएगा, संगत। ठीक है, सॉरी असंगत है ना, असंगत, ओके असंगत है ना। और नंबर बी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का मल्टीप्लाई अगर कहीं जीरो के बराबर है तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब संगत या असंगत। ठीक, फिर तो संगत या असंगत में से मैं थोड़ा सा ठीक लिखता हूं। तो कुछ भी हो सकता है
संगत या असंगत। तो ये हमारी कंडीशन थी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम, ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन आपको ये फॉलो करना है, ध्यान रखना है इन कंडीशनों को। इन सब कंडीशनों को आप उस फॉर्मूले के अंतर्गत लगाएंगे तो आपको विधिवत तरीके से ये सारे केसेस नजर आएंगे। तो ये हमारा स्टार करके पॉइंट थे कि इन पॉइंटों को हमको याद रखना है कि यदि मोड ए का मेरे से मोड ए निकल जाता है क्योंकि मोड जैसा दिखता है, साढ़े ए बराबर नहीं होगा जीरो से तो संगत है, समीकरण निकाय का संगत समीकरण निकाय कहलाएगा। पहला केस, अगर संगत समीकरण निकाय है तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि तो साढ़े ए का मान जीरो है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, फिर उसका हम एडजॉइंट ऑफ ए और बी का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है तो हम लिखेंगे कि वो असंगत है, और यदि वो एडजॉइंट ऑफ ए वो भी जीरो आ जाता है तो फिर हम क्या लिखेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हमने यहाँ देखा कि हमको यदि आव्यूह एक्स निकालना था तो उसका मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया कि ए इनवर्स क्या है, बी है, ठीक है कि नहीं। तो x इजकल टू, अब ए इनवर्स भी क्या कहता है, ए इनवर्स ए इनवर्स क्या कहता है, ए इनवर्स कहता है कि एक बटे सारणिक ए एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, और क्या लिखा है यहाँ पर भी, इसको मैं और डिटेल में लिखूं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है, एडजॉइंट ए और बी इजकल टू में क्या है, सारणिक ए। कहीं ना कहीं ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। थोड़ा सा और देखिए, सवाल तो मैं करवा दूंगा, सवालों में कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा सा आप अगर समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सोचिए हमको मान किसका निकालना है, एक्स का। अगर कहीं ये नीचे वाला अर्थात साढ़े ए आपका जीरो हो जाएगा तो ये क्या है, टोटल नंबर जीरो। ये कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम ऊपर कुछ भी लिखा हो हम जीरो का अगर भाग देंगे उसमें तो वो डायरेक्ट वो क्या बनेगा, जीरो, वो इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अगर हम जीरो कम की संख्या में भाग देंगे वो इनफाइनाइट फॉर्म में आएगा, है ना। तो अब इसमें वो कह रहा है कि अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये वाला हिस्सा जीरो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चार आ जाए, तीन आ जाए, दो आ जाए तो अनंत है। और इससे पहले हम देख चुके थे कि अनंत अनेक हल होंगे तो समीकरण का है संगत कहा था हमने ऐसे केस में, है ना। तो ये असंगत फॉर्मेट में रहेगा, ध्यान रखें। और अगर ये जीरो रहता है तो कुछ नहीं कह सकता, संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। इन बातों को आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इसको चेक करते हैं पहले वाले को। तो सबसे पहले हम इसका क्या करें, साढ़िक ए निकालें। तो साढ़िक ए निकालने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, तीन, एक इंटू तीन माइनस दो इंटू दो, कितना आया, तीन, माइनस दो दुना का चार, ये आया माइनस एक। लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर नहीं है जीरो के, अतः अतः समीकरण निकाय अतः समीकरण निकाय संगत है। हमको आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमको ये सीधा सीधा मिल जाए कि इसका मान माइनस का एक आया जो कि जीरो के बराबर नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। और बाकी की ये कंडीशन रखी है, तो इन कंडीशनों को आप लगा के समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको दूसरे प्रश्न की तरफ लेके चलता हूँ। क्या है दूसरा प्रश्न, वही कंडीशन है इसमें भी, इसको फुर्ती में बदलिए। मैं एक दो और बताऊंगा बस, इसके बाद मैं आपको फास्ट तरीके से ही मैं करने करके चलूंगा। ठीक, मैंने आपको जब समझा दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ से ए आप भी बनेगा तो क्या बनेगा, देख लिए एक्स वाई के गुणांक कौन कौन से हैं, एक्स वाई के गुणांक टू, माइनस एक, एक, एक। आप भी एक्स क्या बनेगा, चर कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, दो ही चर हैं। और आपका बी क्या बनेगा, बी बनेगा पाँच, चार, है ना।
तो अब इसमें पहला काम ही क्या है, ये देखिए इसका, कि साढ़े ए क्या निकलेगा, साढ़े ए 2 इंटू एक माइनस चिन्ह, लेकिन एक माइनस रखा है, माइनस माइनस प्लस एक इंटू एक, तो क्या बना 2 प्लस एक इजकल टू क्या है 3। लिखिए मोड ए या साढ़े ए बराबर नहीं है 0, अतः अतः समीकरण निकाय समीकरण अतः समीकरण निकाय अतः समीकरण निकाय संगत है। ठीक है जी। तो ऐसे ही हम इजी इजी है, इसको भी आप करना, इसको भी कर लेना। अब ये 3 into 3 का है, मैं आपको ये करके बताऊंगा। चलिए 3 into 3 को हम कैसे बदलेंगे आप देखिए। तो 3 into 3 का जब भी आपको मिल जाए तो कैसे बदलेंगे उसको देखिए। ए इजकल टू, सबसे पहले ए है। अब इसमें हम चर देखेंगे, एक्स वाई जेड 3 चर हैं, तो एक्स वाई जेड के गुणांक पहले क्या है 1 है, वाई का क्या है 1 है, जेड का क्या है 1 है। इधर दूसरे नंबर पे एक्स का क्या है जो 2 है, वाई का 3 है और जेड का 2 है। लास्ट में क्या है ए ए और 2a है ना। इधर देखो इस जेड का गुणांक क्या है 2a। तो ये हमारा क्या बना आव्यूह ए। अब मैं इसका एक्स आव्यूह बनाऊंगा, तो एक्स आव्यूह के अंतर्गत कितने चर हैं और स्तंभ रूप में ही इसको बनाना है। तो एक्स आव्यूह के अंतर्गत क्या है, चर 3 हैं, एक्स वाई और जेड है ना। और अपना जो बी है, बी मैट्रिक्स स्तंभ के रूप में ही बनेगा। बी भी क्या है 1,2,4। ठीक, इस प्रकार से हमने बना लिया। अब हमारी कंडीशन क्या है कि संगत असंगत हमको देखना है। तो संगत असंगत देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए देख रहे हैं, अगर वो कहीं 0 आ जाता है तो फिर हमको आगे जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा। R1 बोले तो 1 है ना, तो 1। ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है। मैं इसको एक और तरीके से देखना चाहूंगा, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए आप। ठीक है देखो सुनिए, तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, बचा क्या, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दुना का 6, मतलब 3 मैं लिख लेता हूँ इसको, सॉरी मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा इधर, तो a का गुणा करेंगे 2 से। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा रहा। अब हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को हम क्रॉस करेंगे। अब इन सॉरी यार, इन लाइन को हटाना पड़ेगा। एक मिनट भैया, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्रॉस थी, ये वाली लाइन क्रॉस थी, क्या बचा 3 into 2, 3 into 2a माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई a into 2, ऐसे था। ठीक, दूसरे नंबर पे आए, दूसरा नंबर चिन्ह माइनस का होता है 1 है, तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, बचा क्या 2 का मल्टीप्लाई 2a से, तो 2 into 2a माइनस a का मल्टीप्लाई 2 से, तो a into 2 है ना, प्लस लास्ट वाला चिन्ह प्लस होता है, हम बहुत सीख चुके हैं। 1, ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, 2 का मल्टीप्लाई a से, तो 2 into a माइनस a का मल्टीप्लाई 3 से, तो a into 3। इस प्रकार से हमारा निकला है। ठीक, क्या निकला मैं देखता हूँ, a का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दुना का 6a माइनस 2a है ना, तो माइनस 2 दुना का 4a माइनस की 2a प्लस, इधर आ जाओ, क्या है ये 2a माइनस 3a है ना, एक कोष्टक नहीं है यार, बस इसका अंदर कोष्टक, तो
6A में से 2A चला जाएगा, क्या बचा ये 4A। 4A में से माइनस का 2A चला जाएगा तो बचाएगा माइनस का 2A। तो इधर देख रहा हूँ मैं कि -3A में से 2A चला जाएगा, इधर बचेगा क्या अपना माइनस का A, है ना। तो इधर देखता हूँ तो 4A में से माइनस, तो 4A माइनस 3A, और 4A में से 3 चलाए तो क्या आएगा अपना A आएगा, ठीक। तो मैं यहाँ से उम्मीद कर सकता हूँ कि ये भी कैसा है कि साढ़े A की वैल्यू क्या आई अपनी A आ गई, है ना। तो लिख सकते हैं कि साढ़े का जो A है वो बराबर नहीं है 0, इसलिए समीकरण निकाय संगत है, ठीक। तो ये हमने 3 वाले को चेक किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर समीकरण में क्या क्या है संगत है। एक बात और आप ध्यान रखिए इसमें कि अगर ये की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है तो उसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि अपन ने देख रखा है फॉर्मूला कि ए इनवर्स, क्योंकि हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी। ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 बटे मोड ए और एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये होता है। तो जब मोड साढ़े के ए की मान कुछ ना कुछ निकलेगा तो ए इनवर्स एडजस्ट करेगा, और ए इनवर्स अगर साढ़े ए का मान 0 आता है तो ए इनवर्स एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये आगे की बात है, क्योंकि मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हमको तो केवल यहाँ बस यही देखना है कि समीकरण निकाय संगत है कि नहीं है। चलिए अगला, इसको सेम टू सेम कर लेना, इसको भी सेम टू सेम कर लेना, कुछ नहीं है। आइए यहाँ से हम बस डायरेक्ट चलते हैं। फिर निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आबी विधि से हल कीजिए। तो अब इसमें हमको x और y के मान ज्ञात करना है। अब हम आते हैं, अभी तो हमने संगत और असंगत देखा था, वो था ठीक, तब उसके अकॉर्डिंग हमने किया था, है ना। अब हमको देखना है, अब 5वां वाला आप चेक कर लेना क्या है उसमें, 6वां वाला आप चेक करना क्या है सवाल, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। इस समीकरण इसको मैं 3 को और बताना चाहूँगा आपको, है ना, क्योंकि इसमें वो वाली अपनी एक कंडीशन लग रही है। तो इसको थोड़ा सा आप और देख लीजिएगा। ए इजकल टू अपना क्या बनेगा, ये 1 3 2 6। ए वाले में केवल कुछ नहीं करना है, एक्स वाई के गुणांक रखना है। दूसरा कैपिटल एक्स बराबर, और कैपिटल एक्स कहता है कि चर कितनी है, एक्स कॉमा वाई 2 चर है। अब फाइनल लास्ट में बी बराबर अचर कितने हैं, 5 और 8, ये है ना। तो इसका अब हम देखते हैं साढ़े ए, तो 6 माइनस 3 दुना का 6 माइनस 6 और प्लस 6, क्या निकला 0। इसलिए मैं आपको बताना था। अब ये क्या निकला है 0। तो अगर ये 0 निकला है तो हमको आगे जाने की आवश्यकता है। अब हम इसका कि साढ़े ए का मान क्या है अपना 0, तब अब हम चेक करेंगे क्या, अब हम चेक करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है, हमको ये चेक करना है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो हम अगर हमारे पास अभी ए दिया है तो इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आइए आइए देखिए। अब डायरेक्ट मैंने आपको निकालना सिखाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए यदि मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ इसका, कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो 6 और 1, और जो मुख्य विकर्ण नहीं है उनके चिन्ह बदल दो, माइनस का 3 और माइनस का 2, ये निकल आया अपना, ठीक है कि नहीं।
अब आइए आप अब यहाँ आ जाइए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई अपनी 6 माइनस का 3 और -2 और 1। इसके मल्टीप्लाई में कौन रखा है? बी, और बी हमारा है क्या? बी रखा है हमारा 5 और 8। देखिए क्या गुणा संभव है। पंक्ति 1 2 मतलब 2 इंटू 1 है। पंक्ति बी 1 2 इंटू 1 है। ठीक है, ओके, चलिए। गुणा संभव है ना? देख लिया अपन ने। ये क्या है? पंक्ति 1 2 है, स्तंभ 2 है, मतलब 2 इंटू, एक बार और देख लो, 2 इंटू 2 है। इधर भी आ जाओ। पंक्ति कितनी है? ये 2 है और स्तंभ 1 है। और गुणा की कंडीशन क्या होती है कि पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तो गुणा होता है। ये सारे नियम पुराने हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें हमको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक, चलिए करिए गुणा। आइए गुणा करने पर क्या आता है। तो गुणा करने पर मैं देख पा रहा हूं कि पंक्ति का गुणा स्तंभ से, 6 5 का 30, 6 5 का 30, ये आया अपना 30। अब -3 का गुणा किससे करेंगे? 8 से। माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह आता है वैसे, और -8 3 24, ये बन गया। अब -2 का गुणा 5 से, तो माइनस का 5 गुना का 10, ये बना। और 1 का गुणा 8 से, तो प्लस का ये 8 बना। अब ये क्या बना हमारे पास? ये बना है कि 30 में से 24 चला जाएगा तो ये बना 6, और माइनस की 10 में से 8 चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2। कहने का मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का जो हमने मल्टीप्लाई किया वो आया 6 -2, जब जो कि 0 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है। हमारी कंडीशन तो यही थी। हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन वही थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी बराबर नहीं है 0, अतः अतः समीकरण निकाय समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है। तो समीकरण निकाय इस केस में कैसा होता है? असंगत होता है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं ये आपको देखो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी बराबर नहीं है 0 के, तो कैसा होगा समीकरण निकाय? असंगत होगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। समझ में आया? तो अगर ये 1.5 का मान 0 आता है तो हमको ये निकालने की आवश्यकता है, और अगर 1.5 का मान 0 नहीं आता है तो फिर हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए। अब चौथा मैंने आपको बता दिया है। पांचवा आप करना, फिर 3y का 6 आप करना, 3 का है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आबी विधि से हल कीजिए। जैसे हमने कक्षा 10 में विलोपन विधि, बज गुणनखंड विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि से भी हमने x और y के मानों को निकालना सीखा था। तो मैं उन विधियों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। हमको सीधा आबी विधि का उपयोग करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन में से कोई मैं एक करके आपको दिखा देता हूं, बाकी आप कर लेना। चलिए हम पहले वाले को टारगेट कर रहे हैं, नंबर 7। तो देखिए कि किस प्रकार इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि आव्यूह है और दो समीकरण हैं, तो हम इसका पहले एक आव्यूह बनाएंगे ए, है ना। तो एक आव्यूह ए बनाएंगे तो आव्यूह क्या है अपना? 5, एक्स वाई के गुणांक रखना है, 1 5 2 7 और 3, ये मैंने रख लिया ए के अंतर्गत। दूसरा नंबर आव्यूह एक्स बनाना होता है, और ये ऑलवेज स्तंभ आव्यूह होता है। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था कि स्तंभ हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि स्तंभ आव्यूह का इस ए से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये टोटल समीकरण प्राप्त हो रहा था। तो एक्स कहता है कि कितने चर हैं, तो भैया 2 चर हैं। बी
और बी कहता है कि कितनी अचर राशियां आई हुई हैं, 4 और 5 आई हुई हैं, 4 और 5। ठीक, इस प्रकार से हमने ये निकाला। अब हमको फॉर्मूला हमारा क्या है कि जिससे x का मान निकले, तो हमारा हमने x बराबर फॉर्मूला बना रखा है कि a इनवर्स b, है ना, हमको ये निकालना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा मान निकालेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो अब a इनवर्स, अब कहानी आई तो a इनवर्स क्या, तो a इनवर्स हमने पीछे बहुत बार निकाला है। a इनवर्स अब बराबर होता है 1/सार्डिक a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, है ना। ये क्या है, फॉर्मूला किसका है, ये ए इनवर्स का था। अब ए इनवर्स निकालने के लिए भी हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि सबसे पहले हम निकालेंगे एम आई जे, एम आई जे से हम जाएंगे ए आई जे, मतलब पहले क्या निकालेंगे, हम उपसाड़क निकालेंगे, फिर हम सेकंड निकालेंगे, है ना। सेकंड के बाद हम कहाँ जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ हम ए पर जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम मोड ए पर जाएंगे, और मोड ए निकालने के पश्चात जब सबका प्रयोग हुआ तब जाके हमारा ए इनवर्स निकलता है। ये सारा क्रम है जो हमको फॉलो करना होता है ए इनवर्स के लिए, इतनी मातापच्ची करनी है तब जाके हमारा ए इनवर्स निकलता है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एम आई जी निकालूँ क्या, जब हम, तो देखो जब यदि 2 × 2 का है तो फिर हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए पे जाएंगे, हमने आपको सिखा रखा है। तो सीधा सीधा हम यहाँ से ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट तरीके में मैंने आपको सिखाया है कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, 3 यहाँ रखो और 5 यहाँ रख दो, और इनके चिन्ह बदल दो, माइनस का 2 कर दो और माइनस का 7 कर दो। ठीक, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको क्या चाहिए, अब हम चाहिए, कुछ को चाहिए साड़क ए। तो साड़क हम ए भी हमने निकालना सीखा है। साड़क ए बराबर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 माइनस 7 × 2, 5 × 3 = 15 माइनस 14 इजकल टू क्या आया है, बनाया है। मतलब ये है कि साड़क ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ऐसे लिख सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं। अगर कहीं ये जीरो बन जाए, अस्तित्व है। अगर कहीं ये भाई साहब भी जीरो बन जाए तो सब जीरो बटा सन्नाटा। ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम निकालते हैं अपना ए इनवर्स। तो मैं पेंशन कर लेता हूं। तो ए इनवर्स इजकल टू क्या, ए इनवर्स इजकल टू, तो 1/मॉडुलस 1 ये रख दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया अपना, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 3 -2 -7 और 5, अपना ये आया। ठीक, अब 1/1 का किसी में गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए इनवर्स आया अपना 3 -7 -2 और 5, यही आपका ए इनवर्स है। हमको चाहिए कौन सा, एक्स आव्यूह। चलिए हम एक्स की तरफ चलते हैं। एक्स इजकल टू, तो पहले ए इनवर्स रखो, ए इनवर्स मैंने ये रख लिया, 3 -2 -7 और ये 5 ये रख लिया, है ना। अब ए इनवर्स रख लिया, अब कौन है, बी है, तो हम बी वाला आव्यूह का इस्तेमाल करेंगे, और बी वाला आव्यूह हमारा क्या है, 4 5, 4 और 5। अब इसमें हम गुणा करेंगे, चेक कर लेंगे कि ये 2 × 2 है, ये 2 × 1 है, हाँ हो सकता है, गुणा संभव है। चलिए 3 का गुणा किसमें करेंगे, पहले 4 में करेंगे हम, तो 4×3 = 12 आया। अब प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, और 5×10 हमारा ये आ गया। ठीक, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया। अब दूसरा जो -7 का गुणा पहले 4 से करेंगे, तो माइनस का 7 चौक 28 प्लस, और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या निकलेगा, इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो x इजकल टू जो आव्यूह आया वो आया अपना 12 में से 10 चला गया तो क्या आएगा, 2,
और माइनस के 28 में से 25 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। और x बराबर है क्या, कौन सा अवयव है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। x बराबर अपना है, कैपिटल X बराबर है x, y, और इक्वल टू में क्या रखा है यहाँ पर रखा है 2, -3। और यहाँ पर मैं अगर तुलना कर दूंगा तो यहाँ से हमारा मान निकल के आ जाएगा कि x बराबर 2 और y बराबर -3, जो कि हमने आव्यूह विधि से सॉल्व किया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मान निकालना था, है ना। कोई समस्या हो तो आप मुझको बताइए। तो इस प्रकार से हमने अपने पहला प्रश्न किया है। दूसरे प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा तीसरा आप स्वयं करेंगे, इनको मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक, तो एक बार आप और प्रोसेस समझिए क्या है, हुआ क्या है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहली बात तो दो चर वाला था, है ना। तो दो चर वाला था तो इसको हमने, जो गुणांक होते हैं x और y के, उसको हम a अवयव मानते हैं, और जो चर होते हैं उसको हम कैपिटल X अवयव मानते हैं, और कितने चर हैं उसको स्मॉल लेटर में रखते हैं, और b को हम अचर वाला अवयव मानते हैं। तो सबसे पहले हमको ये कंडीशन लगा x इजकल टू a इनवर्स b, हमको x बराबर निकालना है, फॉर्मूला, ये अपना सूत्र है, ये अपना फॉर्मूला है ना, ये अपना फॉर्मूला है। तो अब हमको यहाँ ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या प्रोसेस बनाई कि 1/a और एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स के लिए ये पूरी प्रोसेस क्या है अपनी, ये पूरी प्रोसेस रहती है ए इनवर्स की, है ना, कि पहले हमको एम आई जे उपसारक निकालना है, फिर उपसारक के बाद फिर हमको ए आई जे सेकंड निकालना है, फिर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर हमको सारक ए निकालना है, फिर हमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक, ये सारी प्रोसेस है, ये हम पूरी प्रोसेस सीख चुके हैं पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालने का 2 × 2 का तरीका क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए, 3, 5। जो मुख्य विकर्ण नहीं है उनको हमने उनके चिन्ह बदल दिए। फिर हमने इसका सारक ए निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक आया। सारक ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, फिर ए इनवर्स में रखा हमने, ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स के बाद मैंने फिर इसको यहाँ रखा, एक्स ये रखा, और प्रोसेस करके आया। ओके जी, समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं अगला। तो अब उसमें लिखा था अपने में, इधर देखिए प्रश्न में सीधा लिखा है 7 से लेकर 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो मैं प्रत्येक को तो नहीं करूंगा, है ना, तो ये आप अब इनको करना ऐसे। 8वां नंबर ये है आपका, 9वां नंबर ये है स्वयं करना, 10वां नंबर भी आप करना, 11वां और 12वां, इसमें 2 हैं। तो एक सेकेंड, फिर अपना ये 13 नंबर है और फिर ये 14 नंबर। ठीक है, तो या तो आप मेरे से एक 10वां 11वां 12वां में से एक करवा लो, या फिर ये वाला करवा लो 13वां, इससे आप एक समझ जाएंगे। मैं एक 13 नंबर आपको करके देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को 2 रख रहा है तो स्पेस कुछ कम रहेगा, इसलिए मैं इसको 13 नंबर कर देता हूँ। ठीक है, सबका प्रोसेस एक ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 × 3 का केवल कैसे करते हैं हमको ये सीखना है बस, है ना। प्रोसेस सेम टू सेम हम पीछे वाली फॉलो करेंगे। चलिए, सबसे पहला काम है आव्यूह रूप में इसको लिखना। तो ए इजकल टू, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 3 हैं तो हम तीनों के गुणांक लेंगे। तो पहली, और देख पा रहे हैं पहले एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हैं, 2, 3 और 3। दूसरे नंबर में 1, -2 और 1। ठीक, तीसरे नंबर पर 3 है, -1 है और -2 है। हमने अपना एक आव्यूह ए क्रिएट कर लिया। ठीक, अब हमको बनाना है कौन सा, एक्स नंबर। तो आइए मैं यहाँ पर एक्स रखता हूँ। एक्स के लिए मुझको क्या रखना होगा, आपको पता है, केवल चार राशियां रखनी होती हैं। 3 चर हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और मैंने जेड रख लिया। ठीक, इस प्रकार से। अब बी वाला, इसको भी स्तंभ आव्यूह बनाना होता है। कौन कौन से नंबर हैं, 5, -4 और ये 3, है ना। इस प्रकार मैंने रख लिए। सूत्र अपना क्या कहता है, मैं एक बार यहाँ पर और रखता हूँ। सूत्र अपना कहता है
कि यदि हमें x आव्यूह चाहिए तो इसका हमको A इनवर्स निकालना पड़ेगा और उस A इनवर्स का हमको आव्यूह B से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका x आव्यूह के मान निकलेंगे। ठीक, ओके, समझ में आया? चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मोड, है ना। एक सेकेंड, मैं यहाँ वैसी लाइन डालता हूँ। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रही लाइन, बढ़िया है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले निकालता हूं मैं मोड ए। निकाल लूं क्या? वैसे मोड ए तो मैं बाद में भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं साड़क ए, क्योंकि साड़क ए हम निकाल के चेक कर लेते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना, ए इनवर्स। तो अब इसका ए इनवर्स निकालना है तो हमको मालूम है कि R1 के सापेक्ष करने पर ही हमारा ए इनवर्स निकल आता है ना। ये लाइन क्रॉस है, ए लाइन क्रॉस है, तो पहला नंबर क्या है? 2 है, और ये लाइन क्रॉस, ए लाइन क्रॉस, तो -2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये माइनस का 2 इंटू -2 और चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस माइनस एक ये रखा है तो ये अपना ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इंटू 1 आ जाएगा, है ना। चलो बीच में माइनस नंबर क्या है? माइनस का 3 है ना। माइनस का माइनस चिन्ह है और 3 अवयव है। ये लाइन क्रॉस, ए लाइन क्रॉस, -2 का गुणा 1 से कर लेंगे तो 1 इंटू -2 चिन्ह माइनस 3 इंटू 1, है ना। 3 इंटू 1, लास्ट क्या है? प्लस है और 3 है, तो हम इसको ये 3 रख देंगे यहाँ पे। ए लाइन क्रॉस, ए लाइन क्रॉस, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो 1 इंटू -1 माइनस 3 का गुणा -2 से कर लेंगे, 3 इंटू -2, इस प्रकार से हमने किया। ठीक, तो हमारा ये क्या निकला? देखिए, 2 तो अपना है, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 आया और प्लस की 1 ये आ गया, -3, ये क्या है अपना? माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है, प्लस ये क्या है अपना? 3 है और माइनस का ये 1 निकला और ये माइनस माइनस प्लस 3 दुना का 6 निकला। ये कुछ इस प्रकार से रहा। चलिए मैं इसको देखता हूँ। 4 और 1 5 और 5 दुना का 10, मतलब 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। मैं इसको माइनस का 3 इंटू माइनस का 5 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 इंटू और ये 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं देखता हूँ तो 5 दुना का 10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और प्लस 15 और ये 15 15 30 और 10 40। ठीक है जी। तो मैं देख पा रहा हूं कि मोड ए की वैल्यू जो आई है वो है अपनी कितनी? 40। ठीक, तो जब मोड ए की वैल्यू अपनी 40 आई है तो यहां से एक बात स्पष्ट हुई है, रुक जा भैया, एक बात यहां से स्पष्ट हुई है कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो यहां से मैं देख रहा हूं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अब हम हाथों हाथ एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं? M11 पर जाते हैं, फिर A11 पर जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं M11 से स्टार्ट करूं क्या, कि डायरेक्ट मैं ए को लेके सॉल्व कर लूं? तो देखिए, चलो मैं M11 से ही आपको स्टार्ट करके एक बार और बताता हूं। जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, मैं सेकंड पेज पे पहुंच जाऊंगा, है ना। M11 इजकल टू, देखिए, तो M11 साढ़े लेना है तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, बचा जो कुछ वही M11 है। 11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, ये है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो माइनस
2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 4 इधर -1 और प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, समझ जाएंगे ना इतना तो ये आया अपना कितना, ये आया अपना 5, M11 5 आया। अब आइए M12 क्या कहता है। M12 ये है, ये लाइन क्रॉस करो, ये लाइन क्रॉस करो, 1 का गुणा -2 से तो अपना ये -2 आएगा, चिन्ह माइनस का होता है। 3 का गुणा 1 से करो तो क्या आएगा अपना 3 आएगा, और ये आएगा -5। ठीक है, M13, M13 अपना ये है, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, मेरा एरो देखिए, 1 का गुणा -1 से तो माइनस का 1, और 3 का गुणा -2 से चिन्ह बीच में माइनस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना का 6, और 6 में से माइनस का 1 चला जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 5। तो M11, M12, M13 हमने निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम M21 की ओर। चलिए, M21 ए एलिमेंट है, ये लाइन अब क्रॉस जाएगी और ये भी क्रॉस जाएगी, तो 3 दूना का 6, तो माइनस का 6, और चिन्ह बीच में माइनस का आता है, क्योंकि ए लाइन क्रॉस है, तो माइनस का गुणा हम +3 से करेंगे तो -3, और ये माइनस माइनस का +3 हो जाएगा, है ना। तो ये रहेगा अपना -3। M22 क्या कहता है, देखिए M22 अपना ये है, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो ये आएगा आपका -4, और 3 का गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस है आपकी, ये क्रॉस है ना, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 प्लस माइनस चिन्ह है, 3 तक 9, और ये आएगा आपका -13। M23 इजकल टू, ये नंबर है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2, और -3 तक 9, और ये आ जाएगा आपका -11, है ना। अब अपना क्या बचा है, M31 पे आ जाओ। M31 अपना ये है, ए लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा अपना 3, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है, और 3 दूना का 6, तो ये आया अपन 9। M32 मैं आपको ये पूरा बेसिक से फिर बता रहा हूँ एक बार, कहीं आप भूल नहीं गए हो, इसलिए, है ना, समझे। ये मैं उपसाड़िक निकाल रहा हूँ, ये M11, M12 ये क्या है, उपसाड़िक है ना। तो 32 नंबर कौन सा अपना ये है, तो ये लाइन क्रॉस है पूरी, और ये भी लाइन क्रॉस है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये आएगा अपना 2, चिन्ह माइनस आता है, और 1 का गुणा मैं 3 से करूंगा तो -3, और इसको सॉल्व करके ये आएगा अपन -1। इधर आ जाओ, लास्ट है M33 इजकल टू, ये क्या आया, ये लाइन है 33, ये क्रॉस, ए क्रॉस 2 दुना का -4, और -3 एक ना 3, और ये आ गया -7। तो ये अपन ने निकाला है ये निकाला अपन ने क्या, M उपसारिक निकाले। ठीक है जी, क्या हो गया यार, तो ये अपने उपसारिक निकाले हैं। अब मैं चलता हूं सेकंड की तरफ, केवल चिन्हों का फर्क है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो चलिए अब सुनिए, अब A11 चलता हूँ। A11 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -1 प्लस 1 और M11, एक ही बार फॉर्मूला लगाऊंगा बस, है ना। तो 1 और 1 2, माइनस का 1 हो जाता है, ये है ना। तो ये अपना M11 क्या है, 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का 5 आएगा। अब ऐसे ही M11, M12, सॉरी A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, और A33, है ना, ऐसा आएगा। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस,
और फिर प्लस, ऐसा कुछ ये बनता है। क्यों? 2 और 3 एक विषम संख्या आएगी, तो विषम संख्या, विषम जहाँ जहाँ विषम इनका योग विषम संख्या आ रहा होगा, जैसा मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ इनका योग विषम संख्या आ रहा होगा वहाँ हम चिन्ह माइनस का रखेंगे। अब रख लीजिए। तो M12 कितना है? माइनस, तो एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस की 5 हो जाएगा। इधर आओ, 13 नंबर क्या है? 5 है, तो ये अपना 5 ही आ जाएगा। 21 नंबर क्या है? -3 है, ये एक -3 ये है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। इधर आओ, 22 नंबर ये माइनस का 13 है, तो ये माइनस का 13 ही आ जाएगा यहाँ पर। और 23 नंबर में -11 है, तो 23 माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। इधर 31 नंबर ये 9 है, तो यहाँ पर भी 9 ही आ जाएगा। 32 नंबर -1 है, तो माइनस इधर है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने निकाला क्या? ये मैं पूरा आपको बेसिक से बता के चल रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता अभी तक, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको और बता दिया जाए, आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी। अब मैं चलता हूँ सेकंड के लिए, सॉरी एडजॉइंट के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं। ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा साड़े बनाना पड़ेगा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और इसका करना पड़ेगा क्या? ट्रांसपोज, है ना। फिर हमारा क्या निकलता है आपको बताइए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। चलिए, A11 5, दूसरा फिर 5, तीसरा फिर 5। एक सेकेंड रुको भैया, कहीं किसी प्रकार का फॉल्ट तो नहीं, एक सेकेंड रुकिए। चलिए ठीक है। तो क्या लिखा अपन ने? A11 एक बार लिख लिया, हाँ चलिए आगे चलो। A21 क्या है अपना? 3 है। फिर क्या है? A20 माइनस का 13 है। फिर क्या है अपना? 23 प्लस का 11 है। फिर क्या है? 9 है। फिर क्या है? 1 है। और फिर क्या है? माइनस का 7 है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। एक सेकंड, एक थोड़ा सा मैं एक अवयव के बारे में देखता हूँ। M31 है ना, ये है। ए लाइन क्रॉस है, ए लाइन क्रॉस है, 3 एकम 3, माइनस का 3 गुना का 6, 9 ही आ रहा है आपसे तो। 9 1 माइनस 7, ठीक, कंप्लीट है, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना चाहें। अब इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते ही हैं कि पंक्तियों को केवल स्तंभों में बदल दीजिए। तो हम कैसे बदलेंगे इसका? 5 5 5 पहला। दूसरा क्या है? 3 माइनस की 13 और 11। अगला क्या है? 9 1 माइनस 7। ये हमारा निकला है अभी एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसके बाद हमको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। ये देख लिया आपने, हाँ। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ करता हूँ। अब इसको मैं अलग स्लाइड पे लेकर चलता हूँ।
इस वाले पे। तो अब हमको निकालना है क्या, अगर हमको आव्यूह x निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है कि ए इनवर्स और बी। तो अभी तो केवल हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स निकाला है। अभी ए इनवर्स भी निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। तो सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ। अब मैं यहाँ से ए इनवर्स निकालता हूँ। तो ए इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 1/साढ़े ए और एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ए। तो 1/साढ़े ए का मान क्या है अपने पास, 1/साढ़े ए का मान आया है 40, ये रखा मैंने 40, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई, हम पीछे देख लेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है हमारे पास, ये है 539, 539, और क्या है 5 - 13 1, 5 - 13 1, और ये क्या हो गया ये, एक सेकेंड, और 5 11 - 7, 5 11 - 7 हमारे पास ये है ना। और ए हमारे पास आ गया ए इनवर्स। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मैं ये ए इनवर्स आ गया। अब हमको इसमें रखकर हमको निकालना है अपना मान। तो अब हम इसमें रख के उस मान को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। मैं थोड़ा सा पेन, एक सेकेंड, चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज करके और आपको अब दिखाता हूँ। क्या लाइन उल्टी सीधी आ रही है यार। चलिए अब हमारा क्या है, x इजकल टू ए इनवर्स, हमारा ए बी है। तो अब हम ए इनवर्स का पहले मान रखेंगे। तो ए इनवर्स हमारा क्या आया है, 1/40, और हमारा ए है, थोड़ा सा मुझको बड़ा बनाना पड़ेगा यार इसको। तो ये अपना क्या है, 5 3 9, 5 - 13 1, और 5 11 - 7, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये आया। अब इसके बगल में हम क्या रखेंगे, बी। तो हमारा बी वाला क्या है, आइए हम बी वाले को भी देख लेते हैं। हमने बी क्या निकाला था, 5 - 4 3, 5 - 4 और 3, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारा निकला है। अब इनका करते हैं हम क्या, मल्टीप्लाई। तो 1/40 को तो मैं बाहर रखता हूँ, और इन दो आव्यूहों का मैं गुणा कर लेता हूँ। ये 3 × 3 है, और ये भी 3 × 1 है, आराम से गुणा संभव है। चलो पहले 5 को गुणा 5 से करो, 5 × 25, और 3 का गुणा -4 से करो तो -12, 9 का गुणा 3 से करो, +9 × 3 = 27। हमने पहले का कर लिया। अब हम दूसरे का करेंगे, 5 × 25, 13 का गुणा -4 से, +13 × 4 = 52, और 1 का गुणा 3 से और प्लस का 3। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 25, 11 का गुणा -4 से तो -11 × 4 = 44, और -7 का गुणा 3 से तो -7 × 3 = 21। ये आपका ये बन गया, ठीक। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1/40 क्या हमारा ये बना, इधर चल रहा है हमारा कौन सा, x है ना, ये x चल रहा है। देखिए 25 और 12, सॉरी 25 और 27, 52, 52 में से माइनस का 12 चला गया तो पहला आया 40, दूसरा 52 और 3 55, 55 और 25 होता है 80, ये आया 80, दूसरा 44 और -21 ये होता है माइनस का 65, और -65 में से 25 चला जाएगा, ये बचेगा माइनस का 40। अब इस x की मैट्रिक्स क्या थी, इस मैट्रिक्स की मैट्रिक्स थी x, y, z। ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी इसकी, इजकल टू, इधर आई इस 40 का प्रत्येक में अगर मैं 1/40 का ऐसा बोलो कि 1/40 का मैं प्रत्येक में गुणा करूंगा,
तो दरअसल ये तो ऐसा होगा ना, 40 इंटू 1/40, और 40 से 40 कैंसिल, 1 आया। ऐसे यहाँ होगा 80/100, 1/40, 40 दुना का 80, और ऐसे होगा माइनस का यहाँ 1। अगर हम इनकी तुलना करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, अतः x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, और z बराबर -1 है। ओके, इस प्रकार से हमने सभी का मान निकाला। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे बताइएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट। 13 नंबर का मैंने आपको ये करके दिखा दिया है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं, इसलिए मैंने आपको ये 11 12 इसलिए छोड़ा है कि आप करते रहना, है ना। ये 10 भी आप करना, 9 भी करना, नहीं समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा, सब एक से हैं इनमें, सवालों में केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ना, सब इजी है। 14 अब सेम टू सेम है, आप कर ही लेना। आइए हम 15 को देखते हैं। 15 भी कुछ नहीं है, वही है कि यदि ए एक इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। कुछ नहीं, देखो ये जो बना हुआ है, ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये यही तो है। देखो 2 -3 5, 2 -3 5, 3 2, 3 2 और -4, वही तो है। x 1 1 -2, 1 1 -2, सभी वही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं है, है ना। तो आप भी ये तो हमने, तो ये आप भी ये तो हमने पहले से बना रखा है। अब हमको x बनाना है, तो x में x y z और b के अंतर्गत ये सेम टू सेम प्रोसेस फिर दोहरा दीजिए। ठीक, चलिए एक लास्ट प्रश्न है ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फास्ट प्रश्न है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 केजी प्याज है, 3 केजी गेहूं है, 2 केजी चावल का, इनका टोटल मूल्य दिया है 60 रुपए। तो हम थोड़ा सा इसको, मैं आपको आप भी फॉर्मेट में इसको बना के दे देता हूँ, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। देखिए, माना पहले कौन है, प्याज। माना प्याज का मूल्य x रुपए। दूसरे नंबर पे कौन है, गेहूं। गेहूं का मूल्य y रुपए, और तीसरे नंबर पर चावल का मूल्य z रुपए है। ठीक है, तब देखो उसने प्याज खरीदी कितनी, 4 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का मूल्य क्या है, x रुपए, तो कितना हो जाएगा 4x से, सबका मूल्य 1 किलोग्राम में ही है ना। माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपए, 1 किलोग्राम इस सबका ऐसा ही है, 1 kg सब में 1 kg ध्यान लगा लेना, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास पता है क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि 4x प्लस 3y प्लस 2, मैं 2 अलग से बनाऊंगा, नहीं तो वो जेड और 2 पर आपको मालूम नहीं चलेगा ना। 2z इजकल टू, इन सब का मूल्य कितना है, 60 रुपये। पहला ये केस है, ठीक है। देखो 1 किलोग्राम का मूल्य x है, तो 4 किलोग्राम का 4x, ऐसे ही प्लस इन, और इन सभी का मूल्य कितना है, 60, इसलिए इन सभी को जोड़ा गया है। दूसरा आ जाओ, प्याज गेहूं चावल, और प्याज गेहूं चावल सब क्रम से हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरे का क्या बनेगा, 2x प्लस 4y प्लस 6z इजकल टू, कितना मूल्य है, 90 रुपए। तीसरा क्या है, 6x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू, कितना टोटल मूल्य है, 70 रुपए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका वापस से आप भी विधि में बदल गया, यहाँ से आप कर लीजिएगा। आप भी ए बनाना है, आप भी एक्स बनाना है, आप भी बी बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो ये प्रति किलोग्राम है, ध्यान रखना इसको, है ना। जो 1 kg, 1 kg प्याज का मूल्य इतना, ऐसे ही 1 kg गेहूं का मूल्य इतना, ऐसे ही 1 kg चावल का मूल्य इतना। ठीक, इसको आइए मैं एक स्टेप इसका और कर देता हूँ।
यदि मैं इसका आव्यूह ए बनाऊंगा तो क्या बनेगा आपको मालूम है, 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3 है ना। और आव्यूह एक्स बनेगा, 3 चर हैं, स्तंभ आव्यूह बनता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और आव्यूह बी बनता है, आपको पता है लास्ट वाला, वो भी स्तंभ बनता है, क्या बनेगा 60 कॉमा 90 कॉमा 70। ओके जी, लिखता हूं मैं, स्वयं कर लेना, अब केवल प्रैक्टिस है, कर लेना बस, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अब इन सवालों में कुछ भी नहीं है विशेष, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल विधिवत तरीके से प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। और यदि मेरा सेशन आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो ठीक है, अब आपका ये प्रश्नावली जो डिटरमिनेंट चल रहा था सारे, वो आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है। इसमें जो 4.2 थी, है ना, वो अपनी एमपी बोर्ड में नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया है ना। और जो उदाहरण है मैं वो आपको जो सेकंड रिवीजन के तौर पे लूँगा, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा उदाहरण, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है ना। अब हम त्रिकोणमिति की तरफ चलेंगे। त्रिकोणमिति बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो आपने एक बार अगर पढ़ लिया तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ओके जी, धन्यवाद, राधे राधे।